हेलो दोस्तों, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने प्यारे से चैनल एजुकेशन विद फन मैथ्स में। तो दोस्तों, आपका जेईई मेंस 10th अप्रैल शिफ्ट 1 का पेपर ओवर हो चुका है। तो उसी हम अपने जेईई मेंस सीरीज में क्वेश्चन जो डिस्कस करते हैं, तो उसका 10th अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ्स का। तो ये आज क्वेश्चन अपने पास 5 क्वेश्चन मिला है और इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और जहाँ भी आपको डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हम कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई देंगे। और फिर नहीं होगा तो अगले लेक्चर में आपको ले लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, पहला क्वेश्चन अपने पास क्या दिया है। पहला क्वेश्चन जो है ये अपने पास कल एक टॉपिक बनाया जो कि एपी बोले थे कि एपी से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा था। ये आपको देखिए एपी वाले चैप्टर से दिया है। एपी और जीपी से इस शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आया था, मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज से इस शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आया था। तो देखिए अपने पास ये एपी का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे ध्यान से पढ़िए। पहले क्वेश्चन पढ़िए। अपने पास दिया है सम ऑफ टर्म्स नॉट डिविजिबल बाय 3 इन द सीरीज 3, 8, 13, 373। मतलब देखिए अपने पास सीरीज दिया है, तो सीरीज अपने पास क्या दिया है, सीरीज जो दिया है मतलब 3, 8, 13 फिर डॉट 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 373। ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है कि इस सीरीज में आप उसका सम बताइए जो कि डिविजिबल बाय 3 नहीं हो, मतलब जो 3 से डिविजिबल नहीं हो। तो आप एक बात बताइए, हम इस क्वेश्चन को करें कैसे। हम अगर मान लीजिए टोटल जो सीरीज है उसका अगर सम निकाल दिए और उसमें से अगर माइनस कर दिए जो कि डिविजिबल बाय 3 है, तो आपका क्या हो जाएगा, जो बचेगा वो वही नॉट डिविजिबल बाय 3 होगा। तो वही काम कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए क्या ये एपी बन रहा है, तो कैसे बनना है देखिए, मतलब इसके और फर्स्ट टर्म और दूसरे के टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना, 5। फिर इसके और इसके बीच में कॉमन मतलब 5, मतलब ये अपने पास क्या है, एपी है। और एपी का कॉमन डिफरेंस जो होता है वो होता है a2 माइनस a1, चाहे a3 माइनस a2, ऐसे ऐसे करते करते an माइनस 1 होता है। तो यहाँ से देखिए अपने पास फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म 3 है और सेकंड टर्म मतलब 8 है। तो 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यानी कि ये एपी जो है इसका कॉमन डिफरेंस अपने पास क्या है, 5 है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू 3 है और डी का वैल्यू 5 है। और ये इस एपी में टोटल जो है उसका एन का वैल्यू जो दिया है वो अपने पास क्या दिया, 373। ठीक है, और एन क्या होता है, तो एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और इसमें एक बार और जान लीजिए एस एन का, यानी कि एन मतलब एन टर्म होता है और एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म, मतलब इसका फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल होता है। ये कब यूज करते हैं, जब फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आपको क्या होती है, गिवन दी होती है। और एक फॉर्मूला एस एन का और होता है जो कि होता है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या आपको ये बात क्लियर है। तो यही बात देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से एन है तो हम इसमें इस पूरा एपी में हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना चाह रहे हैं। तो देखिए एन का वैल्यू जो है अपने पास क्या 373 है। तो मतलब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब a के जगह 3 पुट कीजिए, n माइनस 1 और d कितना है, d है अपने पास 5 इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा 373। क्या क्लियर है। तो यहाँ से देखिए इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 3 प्लस 5n माइनस 5 इक्वल टू 373, मतलब 5n इक्वल टू 373 और प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 375। ठीक है, हाँ अब देखिए यहाँ से n का वैल्यू क्या आ जाएगा, n का वैल्यू 375/5 दैट इज इक्वल टू 5 से 5 से 35 और 5 आ जाएगा, मतलब n का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा 75। तो हमारे पास बताइए n का वैल्यू 75 है, तो टोटल जो ये एपी है उसका सम s75 क्या होगा, s75 जो अपने पास हो जाएगा यानी होता है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब ये वाला क्यों नहीं रहा है, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इस एपी की दी हुई नहीं है। मतलब देखिए, मतलब n/2 मतलब ये जगह 75/2 लगा सकते हैं, सॉरी क्योंकि a प्लस एल वाला ही लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अपने एपी की दी हुई है। ये भी वाला भी लगा सकते हैं, दोनों से आंसर आपका क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो देखिए ए वाले फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म अपने पास 3 है और सेकेंड ये वाला टर्म क्या है 373 है। तो लास्ट टर्म यानी कि इसको कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा 75/2 इंटू 373 प्लस 3 मतलब 376 दैट इज इक्वल टू 75 इंटू 188 अपने पास इसका क्या आया है, इसके लिए पास आया है। अब ध्यान से देखिए, इसको कैलकुलेशन कर लेंगे बाद में। ठीक है, अब ध्यान से पढ़िए। अब अपने पास पूछा जा रहा है कि वैसा हमको सम बताइए जो कि डिविजिबल बाय 3 नहीं है। तो हम क्या चाह रहे हैं, हम इस चीज इस सीक्वेंस में वो फाइंड करना चाह रहे हैं ऐसा चीज जो कि 3 से डिविजिबल हो। तो हम चाह रहे हैं, देखिए 3 से डिविजिबल के लिए हमको क्या कंडीशन है, हमारे पास एक चीज देखिए, हम यहाँ से 3 है, 8 है, 13 है, आगे वाला टर्म 18 होगा,
फिर आगे वाला करते, मतलब अब देखिए, मतलब 3 से डिविजिबल होने के लिए 3 के बाद सीधे 18 है। मतलब इसका मतलब क्या है, ये 3, 18, 30, मतलब कॉमन डिफरेंस में 15 15 15 ऐड होता जा रहा है। क्या क्लियर है? फिर 30 करते 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 हम कहाँ जाएंगे, और लास्ट वाला देखिए 373 है, तो 373 3 से कौन भाग होता है, मतलब 372, तो 372 जा रहे हैं। अब यहाँ से एक लॉजिक ये लगता है कि 372 टर्म होगा कि नहीं होगा, तो थोड़ा सा पीछे का भी कुछ टर्म लिखते हैं। तो 369 है, फिर यहाँ से 366 होगा, फिर यहाँ से 363 होगा। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास कौन टर्म लेना जरूरी है, किसको टर्म लेना नहीं जरूरी है, कहाँ तक कंपलसरी होगा, कहाँ किसके बाद रिजेक्ट हो जाएगा। ध्यान से सुनिए। अब देखिए मेरी बात सुनिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का बीच में कॉमन डिफरेंस कितना, 15। यहाँ से यहाँ तक के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना, 15। तो एक बात बताइए, तो 363, मतलब यहाँ से अगर यहाँ डायरेक्ट जा रहे हैं तो फिर भी तो कॉमन डिफरेंस 9 ही ना आ रहा है। मतलब ये वाला आगे वाला, इससे आगे वाला टर्म जो है वो एपी में नहीं बन रहा है 3 वाले से। मतलब ये वाला जो टर्म अपने पास जो हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक वाला टर्म, तो इसको क्या करना है, इसको हमको कर देना है रिजेक्टेड, मतलब इसकी वैल्यू हमको नहीं लेनी है। तो ध्यान से सुनिए, हमने कैसे पहचाना, हमने पूरा देखा कि तब पहले देखा कि 3 का फैक्टोरियल, 3 का बड़ा टेबल वाला लिखा है कि लास्ट वाला संख्या वो कौन सा है जो 3 से डिवाइड होता है, तो देखा कि 372 आ रहा है। लेकिन हमने 2-3 पैटर्न पीछे चला। अब कैसे पीछे चला, क्योंकि देखिए हमको पता करना था कि 300 पैटर्न इसलिए पीछे चला क्योंकि देखिए कि हमको 15 का कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो देखिए अगर मान लीजिए थोड़ा सा पीछे करके देख रहे थे तो यहाँ पे 357 भी आता, लेकिन अब ध्यान से सुनिए 357 भी आता है इस एपी में। लेकिन अब हमको एक बात है कि 15 का कॉमन डिफरेंस था, मतलब जो हमारे पास टर्म जो आएगा यानी कि 363 तक वाला ही काउंट होगा, इसके आगे वाला काउंट अपने पास नहीं होगा। मतलब हमारे पास जो एपी बना वो वाला 3, 18, 13, डॉट 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 363। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ से भी आपको n निकालना पड़ेगा, और n का वैल्यू निकालने के बाद फिर Sn इक्वल टू वही वाला फॉर्मूला लगा के करिएगा। तो n क्या होता है, फिर वही बात, n का वैल्यू 363 है, मतलब a प्लस n माइनस 2 1 इंटू डी, मतलब यहाँ से a1 का वैल्यू अपने पास 3 है और d का वैल्यू कितना है, 15 है। क्या क्लियर है? अब देखिए इसमें पहले पुट कीजिए, मतलब हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है, 15 है इस बार, दैट इज इक्वल टू 363। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस 5n माइनस 15n माइनस 15 इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, 363। तो यहाँ से करिएगा तो हो जाएगा 15n इक्वल टू 375। कैलकुलेशन कर रहे हैं तो n का वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगा, 375/15, दैट इज इक्वल टू 15 टू जा 15, मतलब n का वैल्यू क्या आ रहा है, 25। तो देखिए हमारे पास वो ऐसा नंबर मिल गया जो कि 3 से डिविजिबल है, उसमें n की वैल्यू 25 है। तो अब हमको क्या यहाँ से करना पड़ेगा, हमको अब S25 निकालना पड़ेगा। तो आपका हम क्या कर रहे हैं, ऊपर का मिटा रहे हैं, तो देख लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम अब ऊपर मिटा के लिख रहे हैं। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, n का वैल्यू 25, मतलब अब हमको करना पड़ेगा S25। और ध्यान से रखिएगा ये वाला चीज को आपको याद करके रखना है ताकि उसमें से सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, तो यहाँ से देखिए अपने पास, तो यही कर लेते हैं कैलकुलेशन। देखिए तो हमारे पास अब ध्यान से बताइए S25 चाहिए, तो S25 क्या हो जाएगा, 25/2 n/2 इंटू 2a। अब देखेंगे इसमें भी पता है क्योंकि a प्लस l दोनों लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। तो मतलब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ से तो अपने पास हो जाएगा a मतलब फर्स्ट टर्म है 3 और लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म 363 है। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 25/2 इंटू 366, मतलब ये हो जाएगा अपने पास 183। अब ध्यान से देखिए, और ये वाला चीज ये है। तो अब इसको कैलकुलेशन करना है, कैसे करेंगे देखिए। अब दोनों को हमको करना पड़ेगा नाउ रिक्वायर्ड, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। नाउ रिक्वायर्ड में क्या आ रहा है, जो कि हमको 3 से डिविजिबल नहीं बताना था। तो जो टोटल माइनस जो 3 से डिविजिबल है, टोटल माइनस 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अब देखिए टोटल कितना है, टोटल तो ये है, मतलब टोटल तो वैल्यू ये है, तो 75 इंटू 188 माइनस, अब देखिए ऊपर था 25 इंटू 83। तो यहाँ से जैसे ही इसको कैलकुलेशन करिए तो 75 मतलब 25 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यानी कि 188 इंटू 3 मतलब 8 24 24 26 564 माइनस 183, ठीक है। तो हो जाएगा 25 गुने, अब इसमें से घटाएंगे 4 में से 3 गया था 1, 6 में से 8, 16 में से 8 गया था 8, 4 में से गया था 381। अब 381 गुने 25 कीजिए, जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन 381 गुने 25 इसको कर रहे थे, 5 तो यानी कि हो जाएगा 5
ये हो जाएगा कितना 16 4 में 16 में, हाँ तो ये अपने पास हो रहा है कितना, अपने पास हो रहा है हाँ तो 9525 है कोई ऑप्शन, हाँ तो यानी कि जो अपने पास कैलकुलेशन हो जो आंसर आया वो 9525 है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ। ये कुछ नहीं था, ये आपका सिर्फ एन और एसएन का फार्मूला वाले सवाल था। तो ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक बार ध्यान से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए हम कल भी बताए थे जब से स्टार्ट किया लेक्चर, तभी से बता रहे हैं कि आपका बाइनोमियल थ्योरम का जो हमेशा इस बार रिपीट ही कर रहा है, जो कि आपका जनरल टर्म वाले सवाल, और जनरल टर्म वाले सवाल फिर से इस शिफ्ट में भी रिपीट हुआ है। तो चलिए हम उसको फिर से देखते हैं कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। पहले बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपके अपने पास है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ ये इज इक्वल टू द कोफिशिएंट, मतलब हमारे पास दो बाइनोमियल थ्योरम का दो बाइनोमियल दिया है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला बात है, हम क्या कर रहे हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में, एक बाइनोमियल जो दिया है हमारे पास ax - 1 बाई bx स्क्वायर के पावर 13। ठीक है, अब दूसरा बाइनोमियल जो दिया है, ये दिया है ax + 1 बाई bx स्क्वायर के पावर 13। क्या यही चीज दिया है? बिल्कुल सही बात। अब देखिए इसमें से पहला वाला बाइनोमियल में से हमको x के पावर 7 का कोफिशिएंट चाहिए। ठीक है, और दूसरे वाले बाइनोमियल में से हमको x के पावर -5 का कोफिशिएंट चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से फिर वही बात, हमको जनरल टर्म लिखना है। अगर बाइनोमियल थ्योरम में उसका जनरल टर्म लिखते कैसे, अगर मान लीजिए आपके पास x + y के पावर n है, तो अगर उसका हम अगर जनरल टर्म लिखते हैं तो यानी कि tr+1 जो होता है अपने पास वो होता है ncr इंटू एक्स के पावर n - r इंटू y के पावर r। तो सिमिलरली यहाँ लगाइए, मतलब इसका अगर मैं जनरल टर्म tr+1 लिखूंगा तो यानी कि ncr मतलब 13cr। ठीक है, इंटू एक्स के पावर n - r मतलब ax के पावर 13 - r इंटू -1 बाई bx स्क्वायर के पावर कितना, bx स्क्वायर के पावर कितना r। ठीक है, तो अब यहाँ से बताइए, यहाँ इसको कैलकुलेशन करें तो 13cr a के पावर 13 - r इंटू -1 बाई b के पावर r, और ऊपर से देखिएगा तो x के पावर 13 - r इंटू एक्स के पावर -2r। अब देखिए हमारे पास काम किसका है, सिर्फ x वाले का काम है। क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट को हमको बाद में यूज पड़ेगा, क्योंकि कोफिशिएंट किसे कंपेयर करना है, x के पावर 7 से। मतलब यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x के पावर 13 - r - 2r इक्वल टू x के पावर 7। क्या क्लियर है? यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ से देखिए तो अपने पास हो जाएगा x के पावर 13 - 3r इक्वल टू अपने पास हो जाएगा x के पावर 7। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ से देखिए, मतलब यहाँ से हो जाएगा 13 - 7 इक्वल टू 3r, मतलब r का वैल्यू यहाँ से क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, 13 - 7 6 दैट इज इक्वल 6 इक्वल टू 3r, मतलब r का वैल्यू 2 आ रहा है। अब दूसरा से भी वही काम करेंगे, इसका भी अगर मैं tr+1 टर्म लिखूं तो क्या होगा बोलिए, ये भी आपके पास होगा 13cr इंटू ax बाई 13 - r x के पावर 13 - r डिवाइड इंटू 1 बाई bx स्क्वायर के पावर r होगा। क्या इतना क्लियर है? फिर वही बात, हमको x वाले टर्म को एक साइड लिखना है, मतलब 13cr a के पावर 13 - r और इंटू एक्स के पावर 13 - r इंटू 1 बाई b के पावर r इंटू एक्स के पावर -2r। हमको फिर से ध्यान से देखिए, हमको काम किससे है, x वाले से। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोफिशिएंट जो दिया x के पावर -5 से कंपेयर करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से भी देखिए x के पावर 13 - r - 2r इक्वल टू अपने पास क्या जाएगा x के पावर -5। तो यहाँ से भी करेंगे तो 13 - 3r इक्वल टू क्या, -5, मतलब 13 + 5 इक्वल टू 3r, मतलब r का वैल्यू कितना है यहाँ से 6। तो इसके लिए हमारे पास r का वैल्यू कितना आया 2, इसके लिए हमारे पास क्या वैल्यू है, r का वैल्यू 6। अब ध्यान से देखिए, अब x वाले टर्म को भूलना है। क्या बोला, पहले x को याद करना है, बाद में x को भूलना है। ध्यान से सुनिए, पहले x को याद करना है, बाद में x को भूलना है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कांस्टेंट से काम है। अब नाउ हमारे पास दोनों टर्म में हमारे पास कांस्टेंट का काम है। अब दोनों का क्या है, इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ध्यान से समझिए, ये वाला कांस्टेंट और वो वाला कांस्टेंट इक्वल है, मतलब 13c और r के जगह पहला बार में 2 डालेंगे इंटू a के पावर 13 - 2, और यहाँ से जैसे ही देखिएगा -1 बाई b के पावर 2। क्या क्लियर है? और यहाँ में सिमिलरली देखिएगा तो 13c 6 और इंटू a के पावर 13 - 6। ठीक है, इंटू 1 बाई b के पावर 6। क्या क्लियर है? इतना बात क्लियर होगा।
अब ध्यान से देखिए, मतलब थोड़ा सा हमको चाहिए a के पावर 4 इंटू बी के पावर 4। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पहले a के पावर 4 इंटू बी के पावर 4 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, बस कैलकुलेशन है, देखिए कैसे बनाते हैं। तो यहाँ से अपने पास आएगा क्या, 13c2 इंटू a के पावर 11 इंटू, अब यानी कि माइनस, अच्छा माइनस 1/b का होल स्क्वायर, मतलब 1/b का होल स्क्वायर, मतलब ये चला गया b के पावर -2 ऊपर चला गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो 13c6 इंटू a के पावर 7 इंटू b के पावर -6, क्या ठीक है, बात तो सही है। अब ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, अब हमारे पास आइए देखिए a के पावर 11 इंटू बी के पावर -2 डिवाइडेड बाय ये वाला चीज इधर आ जाएगा, मतलब a के पावर 7 इंटू a के पावर b के पावर -6 इक्वल टू अपने पास क्या आएगा 13c6 बाय 13c2 आएगा। और ध्यान से a के पावर 7 मतलब a के पावर 7 मतलब ऊपर है a के पावर 11 और नीचे है a के पावर 7, तो 11 - 7 मतलब 4, मतलब a के पावर 4 इंटू बी के पावर 4 आपके पास यहाँ से दिखता हुआ बन गया। अब इस फैक्टोरियल को सॉल्व करें, 13c6 है और 13c2 है, तो 13c6 मतलब ये हो जाएगा 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। ठीक है, और नीचे आएगा 13 - 6 मतलब 7 फैक्टोरियल, मतलब 7 फैक्टोरियल, और इंटू अपने पास क्या है 6, मतलब इंटू 6, हाँ इंटू 6 फैक्टोरियल, मतलब 6 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अब यानी कि 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल क्या क्लियर है। अब नीचे देखिए 13c2 है, मतलब ये हो जाएगा नीचे से 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 डिवाइड बाय कितना 11 फैक्टोरियल इंटू 2, मतलब 11 फैक्टोरियल ने 11 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया। अब ध्यान से देखिए 6 से ये 2 टाइम्स कटा, ये 2 ने ये फिर ये 2 को कैंसिल किया। अब यहाँ से 5 से ये 2 टाइम्स में कटा, फिर ये 2 से 2 टाइम्स में कटा, अब यानी कि ये 2 फिर बचा तो 2 से ये 4 टाइम्स में कटा, और ये 3 बचा तो 3 से अपने पास ये कितना टाइम इसमें कटा 3 टाइम्स में कटा, मतलब यहाँ से अपने पास क्या आ रहा है, ऊपर से ध्यान से देखिए और नीचे से देखिए 2 से 6 टाइम में कटा, तो ऊपर से देखिए क्या अपने पास 13 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 4 क्या यही आ रहा है। ऊपर से देखिए 13 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 4, और नीचे से अपने पास क्या आ रहा है, नीचे से अपने पास आ रहा है 13 इंटू 6 आ रहा है, यही है। तो ध्यान से देखिए, यानी कि ये 13 से 13 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 से 2 3 जा 6, 2 से 2 2 4 2 जा 4, 3 से 3 मतलब 11 2 जा 22। तो बस कैलकुलेशन किए हैं और इसका जो अपने पास जो आंसर आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अपने पास 22। तो आई होप आपको ये बायनोमियल का भी क्वेश्चन क्लियर हुआ है। इसमें कुछ नहीं किया, बस आपको जनरल टर्म लिखे हैं और जनरल टर्म लिख के कंपेयर किए हैं। कंपेयर करने के बाद आपको दोनों का कोफिशिएंट बराबर था, तो वहां से कंपेयर किया। मतलब आप देखिए बायनोमियल के थ्योरम में एक बात ध्यान रखना है कि पहले शुरू में x को यूज कीजिए, बाद में x को हटा दीजिए। शुरू में x को यूज करना है, बाद में x को हटाना है, यही काम करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, फिर मिटा रहे हैं, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। अब ध्यान से तब तक क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 भी जो आपका है, ये भी आपका सीक्वेंस एंड सीरीज से कई सवाल है, और सीक्वेंस एंड सीरीज में जो चैप्टर है उसका नाम है जीपी। तो जीपी का सवाल है, ध्यान से पढ़िए। जीपी है, क्या दिया हुआ है, अब पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन अपने पास दिया है कि इफ ए स्क्वायर, क्वेश्चन क्या है ध्यान से पढ़िए। पहले अपने पास क्वेश्चन जो दिया है, तीसरा क्वेश्चन जो अपने पास दिया है क्या है, इफ ए स्क्वायर प्लस ए आर का होल स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर के पावर होल स्क्वायर इक्वल टू कितना। तो देखिए इसका ए स्क्वायर प्लस ए आर का होल स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर के पावर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू क्या दिया 33033, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसमें एक तरीका से कराते हैं, मतलब ए स्क्वायर तीनों में क्या है कॉमन है, मतलब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 का वैल्यू जो है वो 33033 दिख रहा है। मतलब ये वाला बहुत ही भयंकर संख्या दिख रहा है, हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम करें क्या, तो करें क्या। तुमने कहा देखिए जी इतना देख घबराना नहीं है, और अपने पास देखिए 2 वेरिएबल है और अननोन मतलब 1 है, तो हम तो डायरेक्ट तो फाइंड कर नहीं सकते हैं। मतलब अब देखिए, मतलब इसको हम थोड़ा सा फैक्टराइज करते हैं, 33033, मतलब यहाँ से इसको देखिएगा तो 3 से ये हो जाएगा 11 0 11, फिर इसको करिएगा तो 11 से 1 0 0 1, फिर यहाँ से करिएगा तो 11 से 91 हो जाएगा, फिर यहाँ से करिएगा तो 7, फिर यहाँ से 13। मतलब एक चीज यहाँ से आपको जरूर दिख रहा है कि ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर के पावर 4 का जो वैल्यू है वो 11 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13 है, ठीक है।
और हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया है कि a, r जो हमेशा नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। तो अब ध्यान से एक बात अब देखिए, अब कंपेयर चलाएंगे, अब कहिएगा कि नहीं एक, अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, ए स्क्वायर का वैल्यू 11 का स्क्वायर बराबर, मतलब ए का वैल्यू यहाँ से हमको क्या चमक गया 11। अब कोई कहेगा नहीं कि हम 3 7 13 क्यों नहीं लिए, तो इसका भी लॉजिक नहीं है, क्योंकि देखिए 13 इंटू 7 दीजिएगा तो फिर भी 91 कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, 7 इंटू 3 करिएगा फिर भी 21 कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, 13 इंटू 3 करिएगा 39 फिर वो भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर वाला टर्म यही है, यानी कि ए का वैल्यू हमारे पास क्या गया 11। तो ध्यान से सुनिए, ए का वैल्यू मतलब यहाँ से 11, मतलब हमारे पास जो बाकी चीज बचा, मतलब 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर के पावर 4 का जो वैल्यू बचा, तो 11 छोड़ के बाकी सब लिखिए, मतलब हो जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर के पावर 4 का जो वैल्यू आएगा 13 इंटू 7 91 इंटू 3 273, मतलब 273। तो यहाँ से हो जाएगा आर के पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 का जो वैल्यू आएगा हो जाएगा आपके पास क्या 1 माइनस 273 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से अपने पास हो जाएगा आर के पावर 4 प्लस आर स्क्वायर और माइनस 272 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब देखिए, हाँ अब यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करें, अब देखिए आपके पास ये क्या दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब लेकिन सर ये फोर्थ पावर है। हमने कहा भैया फोर्थ पावर है, तो हमने कहा देखिए जी फोर्थ पावर से इसको हम एक चीज कर ले, तो कहिएगा क्या कि अगर हमने आर स्क्वायर को टी मान लिया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मान सकते हैं। मतलब हमारे पास हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 272 इक्वल टू 0। अब देखिए 272 को फैक्टराइज कर लेते हैं, तो देखते हैं कि कैसे इसका फैक्टराइजेशन होता है। तो देखिए तुम्हारे यहाँ पर 272 है, मतलब ये जाएगा 2 से 136, 2 से 68, 2 से जाएगा 34, 2 से जाएगा 17, मतलब देखिए 17 इंटू 16 चल जाएगा। हाँ मतलब अब प्लस में लेना है, यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या दिख रहा है टी स्क्वायर प्लस 17t माइनस 16t माइनस 232 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से हमारे पास टी कॉमन लेंगे तो टी प्लस 17 आ जाएगा, फिर यहाँ से माइनस 16 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा टी प्लस 17। तो यहाँ से हमारे पास देखिए ध्यान से, यहाँ से टी का टी माइनस 16 आएगा और टी प्लस 17 यहाँ से 2 वैल्यू आएगा। तो ध्यान से यहाँ से देखिए, यानी कि टी का वैल्यू है तो 16 आ जाएगा और एक टी का वैल्यू माइनस 17 आएगा। अब ध्यान से देखिए टी किसको माने थे, टी तो माने थे सर भैया, टी तो जो माने थे वो तो आर स्क्वायर को माने थे, मतलब ये जो आर स्क्वायर जो हो जाएगा ये 16। तो क्या आर स्क्वायर कोई भी चीज नेगेटिव हो सकता है? नहीं। और अगर ये नेचुरल नंबर नहीं भी लिखा होता फिर भी आपको समझना था, यानी कि ये तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि इमेजिनरी वाला बात हमको लेना था, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, अगर होता है तो वो कौन सी होता है, वो इमेजिनरी रूट आता है। मतलब आर स्क्वायर का वैल्यू 16, मतलब आर का वैल्यू लेना है 4, प्लस माइनस 4 यहाँ से आएगा। लेकिन आपको फिर से ध्यान रखना आर इक्वल टू 4 चलेगा, माइनस 4 क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि आपका दे दिया है कि ए आर जो बिलोंग्स करता है वो नेचुरल नंबर में, तो यानी कि 4 चलेगा। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से इधर मिटा के कर देते हैं, आपसे पूछा जा रहा है ए प्लस ए आर स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही है। तो ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं, तो हमारे पास देखिए ए का भी वैल्यू आ गया, आपके पास आर का भी वैल्यू आ गया, तो हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो यानी कि हमारे पास ए आर स्क्वायर का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो हमारे पास ए का वैल्यू कितना था, तो ए का वैल्यू हम यहाँ से सॉल्व करके लाए थे वो 11 और आर का वैल्यू लाए थे 4। तो इसमें डालिए, यानी कि हो जाएगा 11 प्लस 11 इंटू 4 प्लस 11 इंटू 4 का होल स्क्वायर, मतलब 11 प्लस 44 प्लस 11 इंटू 16। तो यहाँ से करेंगे 11 प्लस 44 प्लस 16 इंटू 11 176, मतलब 176 और मतलब ये जाएगा 231। तो इसका जो सम जो आ रहा है, यानी कि अपने पास जो इसका ऑप्शन नंबर डी जो इज द राइट आंसर। बस कुछ नहीं किए, बस आपको एक क्वाड्रेटिक बनाना था, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके उसके बाद ये कंडीशन उसका चेक करना था कि कौन वाला वैल्यू एक्सेप्ट होगा और कौन वाला वैल्यू रिजेक्ट होगा। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जो फिर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये डायरेक्ट आइडेंटिटी का सवाल है, डायरेक्ट आपका ये फॉर्मूला वाला सवाल है। अगर फॉर्मूला याद है तो आप इसको चुटकी में कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये अपने पास ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है। देखिए ट्रिगोनोमेट्री का सवाल क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास दिया है कि 96 इंटू कॉस पाई बाई 33 इंटू कॉस 2 पाई बाई 33 इंटू कॉस 4 पाई बाई 33, ऐसा करते करते कहाँ तक जा रहा है, कॉस का जो वैल्यू है वो 16 पाई बाई 33 तक जा रहा है। क्या ठीक है।
अब देखिए हमसे पूछा है, तो इसमें एक फॉर्मूला क्या होता है, कंसेप्ट ये होता है कि अगर कहीं भी आपको cos थीटा इंटू कॉस के पावर 1 थीटा, मतलब cos 2 के पावर 0 थीटा, मतलब इसको लिख सकते हैं इंटू कॉस के पावर 2 थीटा इंटू कॉस के पावर 2 के पावर 3 थीटा, मतलब 8 थीटा करते करते अगर कोस के पावर देखिए हाँ मतलब 0 से स्टार्ट, मतलब पावर एक कम हो रहा है, मतलब 2 के पावर n-1 थीटा तक अगर जाता है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो 2 के पावर n साइन थीटा, सॉरी साइन, तो पहले क्या करते हैं इसको साइन के अंदर लिखते हैं, तो साइन के अंदर 2 के पावर n थीटा डिवाइडेड बाय 2 के पावर n साइन थीटा। ठीक है, तो ये वाला इसका फॉर्मूला है, ध्यान रखिए। अब देखिए क्या ऊपर वाला चीज है वो क्या चमका, cos पाई बाई 33 है, और यानी कि और इंटू cos 2 के पावर 1 पाई बाई 33 है, मैंने कुछ नहीं, इसका मतलब cos के पावर 2 के पावर 0 पाई बाई 33, फिर इस तरह करते करते cos 2 के पावर 2 पाई बाई 33 है, तो यहाँ से देखते 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 आपके पास क्या जाएगा, ये हो जाएगा cos के पावर 2 के पावर 4 पाई बाई 33। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो ध्यान से देखिए नंबर ऑफ टर्म लोग डायरेक्ट बोलते हैं 4, जो कि गलत है, नंबर ऑफ टर्म गिनिए, क्योंकि देखिए आपके पास पहला टर्म तो 0 वाला भी चलेगा ना, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें कितना है, आपके पास जो टोटल नंबर टर्म है 5 टर्म। अब कैसे करिए, ठीक है, तो यानी कि अपने पास टोटल नंबर टर्म्स के तो n-1 टोटल में टर्म है, n-1 इक्वल टू टोटल 4 है, यानी कि इसका वैल्यू यहाँ से क्या आ रहा है 5 टर्म इसमें है, क्या क्लियर है। अब देखिए इसमें वैल्यू डायरेक्ट पुट कीजिए, मतलब साइन के पावर साइन इंटू 2 के पावर 5 थीटा डिवाइडेड बाय 2 के पावर 5 इंटू साइन थीटा। अब देखिए अगर साइन के पावर साइन 32 थीटा इंटू डिवाइडेड बाय 32 इंटू साइन थीटा। अब ये हो जाएगा देखिए साइन थीटा, हाँ ये नीचे वाला क्या है साइन के पावर थीटा, ठीक है 32 थीटा, हाँ ये कि क्या था, ये साइन के पावर नीचे क्या था अपने पास साइन के पावर थीटा, तो इसमें n की जगह थीटा था, तो इसमें n की जगह कितना था पाई बाई 33, साइन 32 थीटा साइन 32 थीटा, यहाँ मतलब ये वाला फॉर्मूला में हमारे पास, अच्छा थीटा के जगह हमारे पास कितना 32 बाई 30, तो मतलब थीटा के जगह यहाँ पे हमारे पास क्या है, थीटा के जगह हमारे पास यहाँ पे दिया है पाई बाई 33, तो हम थीटा यूज नहीं करेंगे, ठीक है, थीटा के जगह जो वैल्यू वो यूज करेंगे, यानी कि हमारे पास 1/32 इंटू साइन 32 पाई बाई 33 डिवाइडेड बाय साइन पाई बाई 33, ठीक है। अब ध्यान से देखिए वही बात, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, मतलब हो जाएगा 1/33 इंटू साइन पाई माइनस पाई बाई 33 और इक्वल टू डिवाइडेड बाय साइन पाई बाई 33, और साइन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या साइन और कोसेक पॉजिटिव, मतलब यानी कि यानी कि हो जाएगा अपने पास 1/32 साइन पाई बाई 33 डिवाइडेड बाय साइन पाई बाई 33, मतलब यहाँ से ये दोनों क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू कट गया, मतलब यहाँ से 1/2। लेकिन आपसे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है 96 इंटू, मतलब 96 से इसमें रिक्वायर्ड में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, मतलब रिक्वायर्ड जो चीज चाहिए उसमें हमारे पास, तो यानी कि 96 इंटू 1/32, 32 से आपके पास 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, मतलब आंसर जो आपके पास आ गया वो अपने पास आंसर आ गया अपने पास कितना, सी, ऑप्शन नंबर सी। तब आई होप आपको ये क्लियर हो गया, बस इसमें कुछ नहीं था, फार्मूला वाला सवाल था। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल, ध्यान से देखिए इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें इंटीग्रेशन सारा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, अब ध्यान से देखिए हमारे पास दिया स्लोप ऑफ टेंजेंट टू ए कर्व एट ए वेरिएबल पॉइंट, मतलब अगर स्लोप मतलब क्या होता है tan थीटा इक्वल टू dy बाई dx, मतलब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया है dy बाई dx का जो वैल्यू दिया है वो क्या दिया है, वो दिया अपने पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy, ठीक है। अब आप पढ़े हुए हैं एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ेगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है। तो अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन को कैसे करते हैं, हमने कहा कि देखिए जी इसमें इस तरह का क्वेश्चन करने का पैटर्न होता है, फिक्स तरीका ही होता है, मतलब इसमें करना पड़ता है पुट y इक्वल टू bx, ठीक है। अब देखिए y इक्वल टू bx, मतलब यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मतलब ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू अपने पास हो जाएगा, पहला को छोड़ो दूसरा को डिफरेंशिएट करो, मतलब dx बाई dx प्लस चेन प्रोडक्ट रूल, फिर दूसरा को छोड़ो पहला को डिफरेंशिएट करो, मतलब यहाँ से अपने पास जो dy बाई dx का वैल्यू आएगा वो अपने पास आएगा v प्लस x dv बाई dx,
तो देखिए ध्यान से सुनिए, हमारे पास dy बाई dx का वैल्यू क्या आया, v प्लस एक्स dv बाई dx आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो dy बाई dx है इसको जाके इसमें पलटिए तो देगा v प्लस एक्स dv बाई dx। ठीक है, और ऊपर से देखिए मतलब एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह डालिए वी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स इंटू वी एक्स। क्या क्लियर है? तो यहाँ से दिख रहा है v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू अपने पास क्या आ रहा है, देखिए ऊपर से, यानी कि एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, मतलब 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एक्स स्क्वायर भी, मतलब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। तो अब देखिए एक्स और भी में एक्स और भी अलग अलग मतलब हो गया, मतलब वेरिएबल आप सेपरेट हो गया। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि वेरिएबल क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। v वाला के पास आ रहा है, x वाला के पास आ रहा है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से देख रहे हैं तो अपने पास क्या हो जाएगा, देखिए v माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर v माइनस, अब देखिए इसको थोड़ा सा एक साइड लिखते हैं, तो कैसे करते हैं, देखिए x dv बाई डी एक्स इक्वल टू अपने पास क्या जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v माइनस v, इधर बस कुछ नहीं कि इसको इधर पटक दीजिए, क्योंकि v वाला को v वाला के साथ देखना चाह रहे हैं और x वाला को x वाला के साथ। सेम चीज क्या होता है, सेम चीज के साथ ही हम कुछ भी कैलकुलेशन करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ से देखिए x dv बाई dx अपने पास क्या आ जाएगा, बस कैलकुलेशन करिए, 2v आगे इसका एलसीएम होगा, मतलब 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर होगा। क्या क्लियर है? और ध्यान से देखिए, मतलब हमारे पास ये क्या आ गया, x dv बाई dx का जो वैल्यू है ना, ये अपने पास क्या आएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई 2v। ठीक है, अब देखिए, अच्छा 2v dv मतलब ऊपर चला जाएगा तो इंटीग्रेशन दोनों साइड ले, 2v 1 माइनस वी स्क्वायर dv इक्वल टू अपने पास क्या जाएगा dx बाई x आ जाएगा। क्या यहाँ तक बस कुछ नहीं किया, बस इंटीग्रेशन अब यहाँ लगाए। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को और देखिए। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन कैसे करें, तो देखिए जी एक चीज आप ध्यान से देखिए, मतलब क्या देखिएगा कि नीचे वाला ये जो चीज है, तो लेट अगर 1 माइनस वी स्क्वायर को t मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो यानी कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 2v dv इक्वल टू dt। ओ हो, मतलब जो नीचे वाला टर्म है वो ऊपर दिख रहा है, लेकिन बस माइनस साइन नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करें, दोनों साइड पहले माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ताकि कोई शक के सवाल नहीं हो। मतलब ये वाला जो चीज है, ये इसका ऊपर क्या है, डिफरेंशिएशन है। मतलब यहाँ से जैसे ही इसको मैं करूंगा तो क्या जाएगा, dt बाई टी इक्वल टू अपने पास क्या जाएगा माइनस dx बाई एक्स प्लस, हाँ तो इस dt बाई टी मतलब log ऑफ t इक्वल टू हो जाएगा माइनस log ऑफ x प्लस log ऑफ c। क्या क्लियर है यहाँ तक? c मतलब कांस्टेंट। अब देखिए log ऑफ t किसको माना, t तो 1 माइनस वी स्क्वायर का माना, मतलब इसमें डाल देंगे, जाकर पुट करेंगे तो log 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस log x प्लस log ऑफ c। अब देखिए log ऑफ 1 माइनस वी मतलब ये दोनों का एक साइड आए, तो मतलब log ऑफ कांस्टेंट को एक साइड छोड़ दीजिए, बाकी सबको ले आइए, तो log x इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा log ऑफ c। अब देखिए क्या करेंगे, अब लॉग का रूल कि अगर दो लॉग अगर मल्टीप्लाई में है तो लॉग, सॉरी दो लॉग अगर एडिशन में, तो दोनों का लॉग क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ से हो जाएगा log ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू एक्स और इक्वल टू यहाँ से जाएगा log ऑफ c। मतलब यहाँ से आ जाएगा अपने पास क्या, x 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू c। अच्छा अब वी स्क्वायर क्या था, तो वी स्क्वायर जो था वो था अपने पास क्या y बाई एक्स, मतलब यहाँ से जाएगा x 1 माइनस वाई बाई वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू c। अब यहाँ से आपको c का वैल्यू फाइंड करना है। c का वैल्यू फाइंड करने के लिए एक रिलेशन ये दिया हुआ y इंटू 2 इक्वल टू 0, मतलब y के अंदर 2, मतलब अगर ये कोई अगर मान लीजिए f के अंदर, मतलब y के अंदर वो कुछ डाल नहीं, मतलब इनपुट 2 दिया था आउटपुट 0 आया, मतलब इसके मतलब होता है x का वैल्यू 2 ले आया है, y का वैल्यू 0। तो जैसे ही इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं x इक्वल टू 2, मतलब 2 इंटू 1 माइनस y के पावर 0, मतलब 0 बाई एक्स के पावर 4, मतलब ये इक्वल टू c। मतलब यहाँ से आपको c का वैल्यू क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो जैसे ही c का वैल्यू 2 दिख रहा है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, y के अंदर, मतलब y के अंदर 8 है, मतलब आपके इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि y x इक्वल टू समथिंग, मतलब इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, तो मतलब x का वैल्यू 8 है, तो अब इसमें जाकर वैल्यू पुट कीजिए, तो अपने पास वैल्यू पुट कीजिए क्या आ जाएगा 8, फिर 1 माइनस y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो y का वैल्यू क्या था अपने पास, y का वैल्यू क्या था, ध्यान से देखिए, हाँ 8 माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, 8 माइनस वाई स्क्वायर और x के जगह मतलब 64 इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से बोले 2, मतलब क्योंकि c का वैल्यू 2 था तो 2 से अपने पास क्या हो जाएगा 4 टाइम्स,
मतलब यहाँ से आपको एक चीज दिख रहा है क्या कि 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 64 का जो वैल्यू है वो 1/4 के इक्वल है। तो यानी कि यहाँ से दो कंडीशन मतलब 1 माइनस 1/4 इक्वल टू अपने पास क्या रहेगा वाई बाई वाई स्क्वायर बाई 64। ठीक है, तो देखिए तो इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, स्पेस कम है तो यहाँ इधर मिटा के देते हैं, इधर मिटा के कर देते हैं। यहाँ तक देखिए मतलब हमारे पास देखिए इधर मिटा के कर देते हैं। तो हमारे पास देखिए रिलेशन क्या आया था, बस थोड़ा और है इस क्वेश्चन में बस। अब देखिए क्या है, यहाँ तक हमारे पास क्या आ रहा है कि हमारे पास कंडीशन ये बन रहा है, मतलब हमारे पास दिख रहा है कि 3/4 इक्वल टू जो है वो वाई स्क्वायर बाई 64 है। मतलब ये 4 से 16 टाइम में कट गया, मतलब वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 48। तो अब 48 आया, ठीक है, तो यानी कि y का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा अपने पास 4√3 प्लस माइनस। तो ऑप्शन में देखिए तो y इक्वल टू आपके पास 4√3 ही दिया था, माइनस वाला नहीं दिया था, तो वो भी होगा मतलब आपके पास इसका आंसर कौन हो गया जो ऑप्शन में था यानी कि 4√3। तो आपके पास ये वाला जो वैल्यू हो गया यानी कि हेंस जो रिक्वायर्ड आंसर आपके पास जो आया है वो रिक्वायर्ड आंसर जो आपके पास आया है अपने पास क्या है 4√3। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर एकदम दिल में दिमाग में बसा लेना है, और आपको जहाँ भी डाउट हो वहाँ पे एकदम कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।